नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 29 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है, स्टेट्स गेट वार्निंग टू ब्रेस फॉर हीट वेव्स। यानी कि जो राज्य हैं तो उन्हें चेतावनी मिली है कि वो चलने वाली लू या कि गर्म हवाओं के प्रति सचेत हो जाएं, उसके लिए कार्य करना शुरू कर दें। तो आपने भी देखा होगा कि अब लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते से तापमान बढ़ गया है और दिल्ली में भी अब धीरे धीरे तापमान बढ़ चुका है, 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी गर्मी बढ़ रही है। तो इसलिए ऐसे सभी राज्य जहाँ पर हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाओं अथवा लू की वजह से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उन राज्यों को ख़ास तौर पे इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। तो लिखा है कि इवन एज अ कंट्री ब्रेसेस फॉर द स्कॉर्चिंग समर, यानी कि जैसे जैसे ये देश चिलचिलाती हुई गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर इन सीवरल स्टेट्स हैव बीन गोइंग अप, और जैसे जैसे तापमान विभिन्न राज्यों में, बहुत से राज्यों में ऊपर जा रहा है पिछले एक हफ्ते में, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द NDMA इज एक्सहॉस्टिंग द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट हीट वेव एक्शन प्लान। यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है और साथ ही साथ जो NDMA है, तो वो राज्यों को इसके लिए कोई हीट वेव एक्शन प्लान अर्थात कि लू कार्य योजना बनाने के लिए इनकरेज कर रहा है, यानी कि प्रोत्साहित कर रहा है, उसको चेतावनी दे रहा है। आगे लिखा हुआ है कि दीज डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स द स्टेट ऑट टू इम्प्लीमेंट। यानी कि इसने उन सभी कदम दर कदम प्रोसीजर्स अर्थात प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन किया है जिसे कि स्टेट्स को अपने यहाँ लागू करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिकेशन के साथ साथ लोगों को जो प्राथमिक सहायता है, जो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है, वो मुहैया कराने से ले करके स्कूलों में उचित समय पर गर्मियों की छुट्टियां देने, और साथ ही साथ जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, तो उनको ऐसे समय पर काम करने के लिए मजबूर नहीं करने के लिए कहा गया है जिसमें कि धूप बहुत तेज हो। तो यहाँ पे जाने लायक जो महत्वपूर्ण बात थी, जो लिखा है वार्निंग सिस्टम, तो ये वार्निंग सिस्टम है, तो लिखा है कलर कोडेड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू अलर्ट द पब्लिक ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द स्टेट हीट वेव। यानी कि एक कलर कोडेड अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, अर्थात तो एक रंग का कूटकृत रंग से कोड किया हुआ एक ऐसा वार्निंग सिस्टम होगा जो पहले ही चेतावनी दे देगा कि आगे चल के कितनी भयंकर लू पड़ने वाली है, कितनी गर्म हवाएं चलने वाली हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि जो रेड अलर्ट होता है, तो एग्जाम्पल के लिए वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान संवर्धन के बारे में बताता है, अर्थात वो बताता है कि तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस या उससे भी वृद्धि सिर्फ एक दिन में हो सकती है। ठीक, तो ये कहने का इनका मतलब है कि उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आज कितना तापमान था तो कल कितना हो सकता है। तो अगर रेड अलर्ट है तो आप अगले दिन पूरी तैयारी के साथ चलिए कि आपके पास गमछा इत्यादि हो, नहीं तो आप वहाँ पर लू के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट म्यांमार टू ड्रॉप बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट। यानी कि जो नागालैंड की असेंबली है, नागालैंड की विधानसभा, तो उसने कहा है कि म्यांमार से ये आग्रह किया जाए कि वो अपनी सीमा पर जो फेंसिंग कर रहा है, बाड़ लगा रहा है, तो उसको रोके। तो आपको एक सामान्य बात बता दूं कि जो नागा भूमि है, दरअसल पे नागा इलाका है, तो ना सिर्फ भारत में है बल्कि म्यांमार के भी कुछ क्षेत्र में है। और आपको बता दूं कि इनको एक विशेष सुविधा दी गई है कि ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे 11 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक के दायरे में, विभिन्न इलाकों में दायरा अलग अलग है, तो उस दायरे में ये दोनों देशों के बीच आ और जा सकते हैं, अर्थात वहाँ पर इनको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो उस चीज़ को क्या है कि अगर म्यांमार अब फेंसिंग कर देगा तो इनका आना जाना असंभव हो जाएगा, ये आ जा नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए जो असेंबली है तो उसने भारत सरकार से मांग की है कि आप म्यांमार सरकार से आग्रह कीजिए कि वो वहाँ पर बाढ़ ना लगाएं। तो आपको बता दूं कि जो मिलिटेंसी है तो ये म्यांमार में भी उसी प्रकार से है जैसे कि भारत में है, मतलब कि भारत में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत ये है कि नागाओं की मांग को देखते हुए जो म्यांमार की सरकार है उसको भी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो भारत में ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं तो उसमें उस इलाके को भी जोड़ने की बात करने लगे हैं जो कि म्यांमार में है। तो भारत ने तो पहले ही कह दिया है कि हम नागालैंड की सिर्फ वही बातें मानेंगे जो कि भारत के क्षेत्र में आती हैं। जो म्यांमार के क्षेत्र में नागा लोग रहते हैं तो उनसे हमारा लेना देना नहीं है, तो उनके लिए आप कोई मांग नहीं कर सकते हमसे, उनके लिए आप म्यांमार जाके मांग कीजिए।
तो है क्या कि म्यांमार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भयंकर वाली इंसर्जेंसी है जो कि भारत में हमेशा चलती रही है तो वो उनकी तरफ भी चालू हो जाए। हालांकि इंसर्जेंसी वहाँ पे भी कई बार हुई हैं, लेकिन अभी उस स्तर पे नहीं है। तो ले दे करके उसने अपनी तरफ से एक फेंस लगाने की, बाड़ लगाने की योजना बनाई हुई है कि एक बार हम बाड़ लगा देंगे जिससे कि वो जो पूरा झंझट है तो वो समाप्त हो जाए। तो अगली खबर है कि वर्डिक्ट रिजर्व्ड ऑन सेल ऑफ BS3 व्हीकल्स, यानी कि BS3 वाहनों के विक्रय को लेकर के जो निर्णय है तो उसे आरक्षित कर लिया गया है, यानी कि निर्णय निर्मित कर लिया गया है। अब आगे चल के उसको सुना लिया जाएगा, ठीक, सुना दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अभी मामला आया था, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 अप्रैल 2017 से जो भारत सरकार है तो वो BS4 मानक लागू करने वाली है। तो BS3 या BS4 मानक दरअसल पे कार्बन उत्सर्जन के मानक होते हैं, यानी कि वो उत्सर्जन के मानक होते हैं जो कि उसके गाड़ी के इंजन से निकलते हैं। यानी कि गाड़ी के इंजन में जब फ्यूल का, ईंधन का दहन होता है तो जो कुछ भी गैसें निकलती हैं तो उसमें मानक अगर BS3 है तो मतलब ज़्यादा उसमें निकल रहा है धुआं, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। BS4 मानक होगा तो उसमें कम प्रदूषण होगा। और जब BS6 मानक आ जाएंगे तो उनके तहत सिर्फ ऐसे ही वाहनों को अनुमति दी जाएगी जिनसे बहुत ही कम प्रदूषण होता हो। तो है क्या, दिक्कत ये है कि 1 अप्रैल 2017 से तो BS4 मानक आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया है कि उसके बाद क्या BS3 मानकों की गाड़ियां बिक सकेंगी कि नहीं बिक सकेंगी, ठीक। और जहां तक है कि सरकार 1 अप्रैल को ये स्पष्ट कर देगी कि शायद BS4 मानकों की गाड़ियां आगे चल के नहीं बिकेंगी, लेकिन समस्या ये है कि देश भर में जो 41 ऑटोमोबाइल फर्म हैं तो उन्होंने 8,24,000 वाहन बना करके रख लिए हैं जो कि BS3 मानकों के हैं। तो उनका ये कहना है कि हमें तकरीबन 1 साल का वक्त चाहिए ये वाहन बेचने के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 8,24,000 यानी 8.25 लाख वाहन बन चुके हैं, और अगर ये बेचे नहीं गए तो ये कहाँ जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि हमें 1 वर्ष का और अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि हम इन वाहनों को बेच सकें। यानी कि BS4 मानक 1 अप्रैल पे आ जाने के बाद भी हमको BS3 वाहनों को बेचने की अनुमति दी जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, यानी कि सोच लिया है कि हमें क्या फ़ैसला देना है, तो वो आकर के आगे चल के 1-2 दिन में उस फैसले को दे देगा। तो यहाँ पे एक खबर है कि कांट अपॉइंट लोकपाल फॉर नाउ, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट, यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम अभी लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 2013 में एक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना था और उसके तहत ये कहा गया था कि लोकपाल की केंद्र सरकार की कार्यों की जांच पड़ताल के लिए नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, यानी कि कौन लोग उस लोकपाल को चुनेंगे, तो उस कमेटी में कौन कौन था, उस कमेटी में एक प्रधानमंत्री थे, लोकसभा स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 4 लोग उस कमेटी में थे, ठीक। लेकिन समस्या ये है कि इस समय भारत में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कम से कम 10% की सीट होनी आवश्यक है लोकसभा में। तो इस समय कोई लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता नहीं है। तो ये कहा गया था कि लोकपाल में जो ये प्रावधान है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो उसको हटा करके उस पार्टी का लीडर जो कि मतलब पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, भले ही उसको 10% सीटें ना प्राप्त हों, तो उसके नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। तो अब समस्या देखिए कुल मिलाकर के ये है कि 3 साल हो गए हैं सरकार को, और 3 साल पहले ही ना वर्डिक्ट आ गया था, पता चल गया था कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं, तो जाहिर तौर पे वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाएंगे। तो उसके जो नेता होंगे कोई भी, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाना चाहिए, ठीक। या कि लोकपाल में ऐसा संशोधन कर देना चाहिए कि जो दूसरी बड़ी पार्टी का नेता होगा तो वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरीके से व्यवहार कर सके, कार्य कर सकेगा लोकायुक्त या लोकपाल की नियुक्ति के लिए। तो है क्या कि सच्चाई मैं आपको बताऊं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो लोकपाल रखे, ठीक, और विपक्ष की भी मंशा नहीं है सच्चाई में कि वो लोकपाल की नियुक्ति करे, क्योंकि इनको लगता है, सरकार तो जानती है कि हमें झंझट होगी वर्तमान में, विपक्ष भी सोचता है कि भविष्य में अगर हमारी सरकार आई तो हमको झंझट होगी। तो आपने देखा ही था कि जब अन्ना हजारे का ये आंदोलन वगैरह हुआ था 4-5 साल पहले, तो उस टाइम पे ना तो विपक्ष तैयार था ना तो सरकार तैयार थी। मतलब कि एक तरीके से विपक्ष कोशिश तो कर रहा था कि चुनावी
लाभ लिया जाए, लेकिन अंदरूनी तौर से वो कोई तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि लोकपाल जैसी कोई चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इन सभी को ये भय था कि लोकपाल के पास बहुत सी ऐसी ताकतें आ जाएंगी कि फिर वो किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकेगा। यहाँ तक कि अन्ना हजारे ने जो लोकपाल मांगा था उसमें तो प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाने के लिए बात कही थी उन्होंने, हालांकि शामिल नहीं किया गया बाद में उसको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है लोकपाल लाने की, क्योंकि 3 साल हो गए लोकपाल नहीं आया, तो अब 2 साल तो बचे ही हैं, तो अभी लोकपाल कहाँ आएगा, तो आने की मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रम्प टू गट ओबामा क्लाइमेट पॉलिसी, यानी कि ट्रम्प ने कहा है कि वो ओबामा की जलवायु नीति को समाप्त कर देंगे। तो आपको पता होगा कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था COP21, तो वहाँ पर बराक ओबामा ने उस संधि को स्वीकार किया था और ये कहा था कि हम 2025 तक अपने उत्सर्जन स्तर को अपने 2005 के स्तर से भी 26 से 28% नीचे ला देंगे, यानी कि 2005 में हमारा जितना था उससे भी हम 26% नीचे ला देंगे। कब? 2025 में। यानी कि हम जितना भी अभी कोयले का या कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं उन सारी जगहों पे हम ग्रीन एनर्जी का, यानी कि सोलर पावर का या कि फिर विंड पावर का या कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है वो अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनका कहना है कि ये जो पॉलिसी अपनाई थी बराक ओबामा ने, इसकी वजह से यूएस की इकॉनमी को, यूएस की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा धक्का लगने वाला है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं जो कि इन क्षेत्रों में काम करते थे जहां पे कोयले या पेट्रोलियम से संबंधित ऊर्जा उत्पादन किया जाता था। तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने देश के लोगों की नौकरियां हड़प कर छीन करके इस तरीके का विकास नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है तो वो इस प्रकार की किसी भी क्लाइमेट पॉलिसी को, जलवायु नीति को नहीं अपना सकता है जिससे कि उसी के देश के लोगों पर असर पड़े और उसी के देश के जो लोग हैं वो डिवैल्यूड हो जाएं, यानी कि अवमूल्यित हो जाएं, यानी उनका जो कार्मिक है, कर्मचारी है, तो उसकी कोई कीमत ना रह जाए। तो आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास है कि जो माइनिंग सेक्टर यानी कोल माइनिंग सेक्टर है और उसके अलावा जो पेट्रोलियम सेक्टर है या शेल गैस सेक्टर है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा खोद करके उन सारी चीज़ों का दोहन करके विभिन्न प्रकार की नौकरियां, जॉब पैदा की जाएं, क्योंकि अमेरिका में इस समय जॉब संकट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ओबामा को लगता है कि जो ग्रीन एनर्जी है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा जॉब उपलब्ध नहीं हो पाएंगी जितनी कि इस क्षेत्र में उपलब्ध हो सकती हैं, तो इसलिए वो अभी किसी भी मूड में नहीं है ग्रीन क्लाइमेट या ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की ओर। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रंप वुड डिसमेंटल द क्लीन पावर प्लान दैट सॉट टू नर्च द यूएस पावर इंडस्ट्री फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ट्रंप उस क्लीन पावर प्लान यानी कि शुद्ध शक्ति योजना या शुद्ध बिजली योजना को हटाने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, जो कि इस बात पे जोर दे रहा था कि जितने भी यूएस के पावर इंडस्ट्री हैं, अमेरिका की बिजली इंडस्ट्री है, तो वो कोयले को छोड़ करके रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 कार्यपालिका आदेश ओबामा सरकार के थे इससे संबंधित, तो उसको हम समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि मोर फेडरल लैंड विल बी ओपन टू माइनिंग एंड पावर प्लांट्स। ठीक, यानी कि ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संघीय ज़मीन होगी तो वो माइनिंग करने के लिए यानी कि खदानों की खुदाई करने के लिए उपलब्ध रहेगी, और साथ ही साथ पावर प्लांट्स विल बी अलाउड टू कंटिन्यू ऑन कोल, यानी कि जो पावर प्लांट्स हैं, जो बिजली घर हैं, तो उनको बिना किसी भी रोक टोक के कोयले का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। तो अगली खबर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ओपन टू डेथ पेनाल्टी रिव्यू सेफ विडोडो। तो दोस्तों जो विडोडो हैं तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने कहा है कि ओपन टू डेथ पेनाल्टी रिव्यू, यानी कि हमारे यहाँ जो मौत की सज़ा दी जाती है तो हम उसकी पुनर्समीक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दूं कि हर साल इंडोनेशिया में कई सारे लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है और वो भी बड़ी अजीब तरीके से गोली मार के यहाँ पे मौत की सज़ा दी जाती है। तो कई लोगों को गोली मार के ही दी गई है अब तक, मैंने पढ़ा हुआ था। भारत का भी एक अपराधी था, अपराधी मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सज़ा दी जाती है तो वो नशे के कारोबारियों को दी जाती है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति नशा करते हुए या कि उसको बेचते इत्यादि करते हुए पकड़ाया जाता है तो वहाँ पे कई बार उसको मौत की सज़ा दे दी जाती है। तो यही कहा गया है इनके द्वारा कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बहुत हो रही है, इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या मौत की सज़ा को किसी और दूसरी सज़ा में पलटा जा सकता है।
तो लिखा है कि मालदीव रूलिंग पार्टी सैक्स लीडर आफ्टर रिवोल्ट, यानी कि मालदीव की जो सत्ताधारी पार्टी है तो उसने अपने ही एक नेता को विद्रोह के पश्चात बाहर कर दिया है। तो आपको बता दूं कि इस समय जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो हैं अब्दुल्ला यमीन, और उनकी पार्टी का नाम है PPM, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। ठीक, उनके जो विरोधी हैं सबसे बड़े उस देश में, उनका क्या नाम है, उनका नाम है मोहम्मद नशीद। तो मोहम्मद नशीद के बारे में बता दूं कि मोहम्मद नशीद को तो उन्होंने गिरफ्तार भी करवा लिया था और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया था। तो अभी क्या है कि जो अब्दुल्ला यमीन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो एक तरीके से जो पार्टी है तो से मतलब कि सरकार के प्रमुख तो हैं ही, पार्टी के प्रमुख भी वो बन चुके हैं, ठीक, अंदरूनी तौर पर। लेकिन नाम मात्र के लिए उनके एक सौतेले भाई जो थे गयूम साहब, तो अब्दुल गयूम साहब, तो उनको बना के रखा हुआ था पार्टी प्रेसिडेंट। तो क्या है कि जो अब्दुल गयूम थे तो पहले उनके पास काफ़ी ज़्यादा पार्टी में ताकत थी, लेकिन अब नाम मात्र की ताकत रह गई। तो वो अपने आप को वहाँ पे सफोकेटेड यानी कि रूधा हुआ महसूस कर रहे थे। उनको लगा कि कोई ताकत तो मेरे पास बची नहीं है, सब कुछ तो निर्णय यही ले रहे हैं, सरकार में भी पार्टी में भी। तो उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद नशीद हैं जो कि सबसे बड़े विरोधी हैं अब्दुल्ला यमीन के, उन्हीं के साथ मिल करके एक साठगांठ की और लोगों को ये कहना शुरू किया कि भविष्य में जब कभी चुनाव होगा तो आप अब्दुल्ला यमीन के खिलाफ वोट दें। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो जाहिर तौर पे अब्दुल्ला यमीन इस बात को सह नहीं सकते थे और उनके आदमी भी नहीं सह सकते थे, तो उनको तुरंत ही पार्टी के बाहर कर दिया गया है। तो अगली खबर है कि सेंटर में एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी नेट, यानी कि केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा नेट को विस्तृत कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा नेट क्या होता है, तो आपको बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नौकरी करता है तो जितना वो वर्तमान में कमा रहा है तो उसका कुछ हिस्सा उसके प्रोविडेंट फंड, उसकी भविष्य निधि के लिए सुरक्षित किया जाता है, ताकि भविष्य में उसे कोई भी समस्या ना आए, उसके सामने किसी प्रकार की आर्थिक समस्या ना खड़ी हो। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट, अर्थात किसी भी व्यक्ति के भविष्य के लिए इस प्रकार की निधि सुरक्षित करना ताकि वो भविष्य में भी आसानी से जीवन व्यतीत कर सके। ठीक, लेकिन आपको बता दूं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उनके लिए तो किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नेट होती नहीं, यानी कि जब तक उनका शरीर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहे हैं वो, तब तक तो ठीक है। जैसे उसके बाद उनका शरीर काम करना बंद कर देता है तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नेट नहीं है, यानी कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। तो यही बहुत दिन से मांग रही है ट्रेड यूनियंस की कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी प्रोविडेंट फंड स्कीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो प्रोविडेंट फंड का मुख्य वो होता है, भारत में प्रमुख संचालक होता है, अर्थात जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको केंद्र सरकार ने अभी अपनी एक रिकमेंडेशन संस्तुति भेजी है कि क्या लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को इसके भीतर शामिल किया जा सकता है। तो ये किसने भेजी है संस्तुति, ये लेबर मिनिस्ट्री ने भेजी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि EPFO से संबंधित जितना भी कार्य होता है तो लेबर मिनिस्ट्री ही भेजता है। तो जो EPFO है तो इस पर विचार करेगा। हालांकि अभी आपको बता दूं कि जो EPFO होता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति जितनी आय प्राप्त करता है तो उसका 12% तक अभी उसके प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। ठीक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूंकि इनकी मजदूरी कम होगी इसलिए इस सीमा को कम करके 10% किया जाए। ठीक, यानी कि ये अपने 10% को भी, अपनी आय के 10% को प्रोविडेंट फंड के रूप में जमा कर सकेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी कवर फॉर सच स्कीम वर्कर्स एट प्रेजेंट। दोस्तों यहाँ पे जिस स्कीम के बारे में बात की जा रही है तो स्कीमें हैं कि जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी के सहायक हैं और इसके अलावा मिड डे मील के कार्यकर्ता और इसके अलावा जो आशा कार्यकर्ता हैं, तो इन 4 प्रकार के कार्यकर्ताओं को भी अभी तक किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त है, अर्थात EPFO में वो पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से, लेबर मिनिस्ट्री की ओर से संस्तुति आई है कि इनको भी उसके भीतर लिया जाए। तो आपको बता दूं
कि इसमें केंद्र सरकार के पास एक विशेष शक्ति होती है जो कि उसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत मिली है। वो शक्ति ये है कि सेंटर कैन इशू अ नोटिफिकेशन टू कवर एनी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स विथ लोअर कंट्रीब्यूटरी रेट, यानी कि केंद्र सरकार संगठन के या कि स्थापन के, इस्टेब्लिशमेंट होता है मतलब सरकार के या कि देश के अंदर जो कुछ भी आता है समझिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ही अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो उसके किसी भी वर्ग के लिए लोअर कंट्रीब्यूटरी यानी कि कम योगदान वाला स्कीम चला सकता है, यानी कि अगर 12% अभी तक सामान्य लोग दे रहे हैं तो कम योगदान यानी कि 10% की स्कीम वाला रेट वाला स्कीम भी चलाया जा सकता है। तो वही होता है लोअर कंट्रीब्यूटरी रेट, यानी कि ऐसी दर जिसमें कि सामान्य से कम योगदान, कम पैसा जमा करना पड़ेगा लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द EPFO विल ऑल्सो कंसिडर अ प्रपोजल टू इंक्रीज वेज सीलिंग फॉर इट्स सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू 25,000, यानी कि जो EPFO है तो इस बात पे विचार कर रहा है कि जो वो वेज सीलिंग अर्थात मजदूरी सीमा है किसी भी व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंदर लाने के लिए, तो उसको 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपये करने वाला है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में ऐसा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसके लिए ऑप्शनल अर्थात वैकल्पिक होता है, वो चाहे तो ले चाहे तो ना ले, ठीक, वो उसके ऊपर होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो 15,000 से कम कमाने वाले हैं संगठित क्षेत्रों में, तो अब उनके लिए ऐसा होगा कि सॉरी मैं 15,000 बोल गया, मेरा ये कहना है कि जो आगे चल के होगा तो 25,000 रुपये से जो कम कमाने वाले हैं तो उनको अनिवार्य रूप से EPF के दायरे में लाया जाएगा अगर वो संगठित क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रहे हैं तो, ठीक। और अभी आपको बता दूं कि अभी जो 15,000 से ऊपर कमाते हैं उनको नहीं करना पड़ता, तो बढ़ा के 25,000 हो जाएगा, यानी कि 25,000 के ऊपर जो हैं तो उनके लिए वैकल्पिक हो जाएगा कि वो EPFO में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि जो EPFO है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितनी भी राशि जमा की जाती है EPFO के तौर पर, ठीक, यानी कि जैसे 12% है तो उसमें 1.16% का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो सरकार की तरफ से जमा किया जाता है, यानी सरकार उसकी सब्सिडी देती है आपको, अर्थात आपको जमा नहीं करना पड़ता, मुफ्त में सरकार आपको 1.16% की उसमें सब्सिडी दे करके आपके खाते में वो जमा करती है, आपकी भविष्य निधि में जमा करती है। तो कहा जा रहा है कि अगर इतने सारे लोगों को इस सिक्योरिटी नेट में ले लिया गया तो इतने सारे लोग बढ़ जाएंगे कि 2,708 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उस सब्सिडी के रूप में किस्त को जमा करने के लिए जो कि अभी तक सरकार कर रही थी। तो आपको बता दूं कि पहले से ही कई हज़ार करोड़ रुपए सरकार जमा कर रही है, तो 2,708 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त बोझ सरकार पे पड़ेगा अगर वो इतने सारे लोगों को इस स्कीम के अंदर लेती है तो अगली खबर है कि बिटकॉइन नॉट ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो बिटकॉइन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत तो वो अधिकृत नहीं है। तो RBI ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन का उपयोग करता है तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन भी माना जा सकता है, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आपको बता दूं कि जो बिटकॉइन होता है तो बिटकॉइन ऐसी चीज़ होती है कि जिसको अब दुनिया की कोई सरकार रोक नहीं सकती है क्योंकि किसी का नियंत्रण इसके ऊपर नहीं है। तो अब सरकार कुछ भी करती रहे, RBI कुछ भी कहती रहे, यानी कि भारत में इसको बिल्कुल किसी भी तौर पे मान्यता नहीं प्राप्त है कि बिटकॉइन के द्वारा कोई लेन देन किया जाए, लेकिन फिर भी कई सारे लोग कर रहे हैं, अपराधी खासकर इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि क्या है कि इसकी पूरी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ये पूरे इंटरनेट की व्यवस्था है और इसके जो माइनर्स होते हैं जो कि इसको चलाते हैं तो किसी एक देश में नहीं बैठे हैं, ठीक। तो अगर आप भारत के सारे माइनर्स को पकड़ लें बिटकॉइन के जो कि भारत में चलाते हैं, ठीक, भारत में क्या चलाते हैं वो हर जगह का ही चला रहे हैं, तो अब भारत में चला के कुछ भी उनको पकड़ भी लें तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो बाहरी देशों में बैठे हुए हैं माइनर्स तो वो इंटरनेट के माध्यम से वो सारी सुविधा भारतीय लोगों को उपलब्ध करा देंगे जो बिटकॉइन से लेन देन करना चाहते हैं। यानी कि एक तरीके से ऐसा है कि बिटकॉइन का कोई सेंटर नहीं होता है, जैसे कि कोई भी व्यवस्था होती है तो उसका एक केंद्र होता है, अगर आप उस केंद्र को बंद कर दें तो व्यवस्था बंद हो जाती है, ठीक।
तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का मेन ऑफिस अमेरिका में बंद कर दीजिए तो पूरा फेसबुक बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि बिटकॉइन का कोई सेंटर नहीं है, सारी दुनिया में इसके माइनर्स हैं, और सारी दुनिया के जो माइनर्स होते हैं तो सबके पास बराबर ताकत होती है। और यही वजह है कि बिटकॉइन में आप किसी भी एक देश के सारे माइनर्स को पकड़ के उनको बंद कर दीजिए जेल में, तब भी उसके बाद बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी लोग उस चीज़ को जारी रखेंगे। तो ले दे करके अब सरकार क्या कह रही है उससे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देखेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, बिटकॉइन अब रुकने वाला नहीं है। अगला है कि नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टू इंडिया में गेट यूएस नॉट, यानी कि भारत को नेचुरल गैस अर्थात प्राकृतिक गैस निर्यात करने के लिए यूएस अपनी स्वीकृति दे सकता है। तो आपको बता दूं कि भारत लगातार यूएस से ये मांग कर रहा है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस प्रदान करे, क्योंकि जो नेचुरल गैस होती है तो उससे प्रदूषण कम होता है। हालांकि अभी ओबामा जी के टाइम पे समस्या ये आ गई थी कि ओबामा जी ने यही कहा कि हम तो खुद ही नेचुरल गैस की खुदाई बंद करने वाले हैं, तो आपको क्या देंगे। यानी कि उन्होंने तो एक तरीके से माइनिंग पर ही रोक लगा दी थी कि नेचुरल गैस वगैरह हम खुद ही बहुत कम निकालेंगे, सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, बाकियों को नहीं देंगे, क्योंकि हम अब ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करना या करवाना चाहते हैं कि नहीं तो हमारे ऊपर तोहमत लगेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इनका तो कहना है कि हम किसी भी इस तरीके की क्लाइमेट ट्रीटी को नहीं मानते हैं, क्लाइमेट समझौते को नहीं मानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम भारत को भारी मात्रा में नेचुरल गैस खोद करके दे दें। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद है वो समाप्त होता है। पीछे जो लाइव वाला पेज है उसमें कोई ख़ास खबर नहीं है बिल्कुल भी। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।